हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्रो विद रवि में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपकी परीक्षा को लेकर एक नई क्लास लाए हैं। इस क्लास में हम आपको कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराने जा रहे हैं। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं तथा क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि यह क्लास आपके सभी मित्रों के पास पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो समय को नष्ट न करते हुए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि अशाब्दिक तथा सांकेतिक संचार को वर्गीकृत कीजिए। दोस्तों, यह जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि अशाब्दिक तथा सांकेतिक संचार को वर्गीकृत कीजिएगा। यह कई बार जो परीक्षा में प्रश्न है वो इस प्रकार से पूछा जाता है कि अशाब्दिक अथवा सांकेतिक संचार को परिभाषित कीजिए, या इसे क्या कहते हैं, या इससे आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आए तो आप उसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि रेमंड एवं जॉन के अनुसार, अर्थात रेमंड एवं जॉन के अनुसार कहा गया कि संप्रेषण के वे सभी माध्यम अशाब्दिक संप्रेषण में शामिल होते हैं जो ना तो लिखित और ना ही मौखिक शब्दों में व्यक्त होते हैं। तो अशाब्दिक या सांकेतिक संचार क्या है? तो रेमंड एवं जॉन के अनुसार संप्रेषण के वे सभी माध्यम अशाब्दिक संप्रेषण में शामिल होते हैं जो ना लिखित होते हैं और ना मौखिक, अर्थात जो ना लिखे हुए हों और ना जो बोले जा सकें। इसके जो भाग हैं वो इस प्रकार से होते हैं, अर्थात जो अशाब्दिक संप्रेषण का जो वर्गीकरण है वो निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि पहला है दृश्य संकेत भाषा, विजुअल सिग्न लैंग्वेज। दूसरी है श्रव्य संकेत भाषा। तीसरी है देहिक भाषा, इसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। चौथी है समय एवं स्थान भाषा। पांचवी है पार्श्व भाषा। अगला प्रश्न है कि अशाब्दिक संचार के मुख्य कार्य बताइए। अशाब्दिक संचार के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं, या अशाब्दिक संचार के मुख्य कार्यों को समझाइए। इस प्रकार से अगर कोई भी प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में तो आप उसका उत्तर लिख सकते हैं कि अशाब्दिक या सांकेतिक संचार प्रक्रिया के अंतर्गत मनुष्य को अपनी व दूसरों या दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए बोलने एवं शब्दों को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात इसके विपरीत वह अपनी शारीरिक भाषा के लिए इशारों या संकेतों का प्रयोग करता है। इसी को कहते हैं क्या? सांकेतिक भाषा या सांकेतिक संचार। थिल एवं बॉबी के अनुसार अशाब्दिक संचार के मुख्य 4 कार्य होते हैं। थिल एवं बॉबी ने बताया कि जो अशाब्दिक या सांकेतिक जो भाषा होती है उसके मुख्य 6 कार्य होते हैं। पहला होता है सूचना उपलब्ध कराना। पहला क्या है? सूचना उपलब्ध कराना। दूसरा है बातचीत के प्रवाह को नियंत्रित करना। तीसरा है भावनाओं को व्यक्त करना। और चौथा है मौखिक संदेश को व्यवस्थित करना। पांचवा है दूसरे लोगों को नियंत्रण में लेना। और जो आखिरी या छठवां है वो यह है कि कुछ कार्यों को सरल एवं सुगम बनाना। दोस्तों, अगर आप वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में जितने भी आपके बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं उनके जो वीडियोज हैं वो अपलोड हो चुके हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं और अपने परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, संक्षेप में वर्णन कीजिएगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, पर अगर इसका वर्णन करने को कह दिया जाए तो बहुत से ऐसे छात्र हैं जो इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, जानते हुए भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो आपके लिए यह जो क्लास है बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है कि इसका जो उत्तर है इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति विश्व के किसी भी भाग में बैठकर ऑडियो वीडियो के रूप में आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं, अर्थात आसानी से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कम्युनिकेशन की एक आधुनिक एवं नई टेक्नोलॉजी होती है। इसमें कई दूर संप्रेषण तकनीकियों का उपयोग किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अन्य दूर संप्रेषण विधियों से अलग है, क्योंकि जहां दूर संप्रेषण तकनीकों में केवल ध्वनि को ही
एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारित किया जाता है, वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आवाज़ के साथ चित्र भी दिखाई देते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऐसा लगता है कि जैसे कि दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हों। अगला प्रश्न है कि ई ट्विटर क्या है। ई ट्विटर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो इस प्रकार से होगा कि ई ट्विटर से अभिप्राय है वे अध्यापक हैं जो इंटरनेट का प्रयोग करके छात्रों को कुशलतापूर्वक शिक्षा देते हैं। तो ई ट्विटर से क्या अभिप्राय है कि वे अध्यापक जो इंटरनेट का प्रयोग करके छात्रों को कुशलतापूर्वक शिक्षा देते हैं। ई ट्विटर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से घर बैठे ही छात्रों की शिक्षा संबंधी समस्याओं को सुलझा देते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे कि ई ट्विटर क्या होता है। अगला प्रश्न है कि मौखिक संचार का क्या अर्थ होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो यह होगा मौखिक संचार का कि जब कोई संवाद एवं सूचना मौखिक उच्चारण कर प्रेषित की जाए तो इससे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। तो मौखिक संप्रेषण किसे कहते हैं? जब कोई संवाद एवं सूचना मौखिक उच्चारण कर प्रेषित की जाए तो इसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। मौखिक संप्रेषण में आमने सामने मौखिक बातचीत करके सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। यह संप्रेषण प्रत्यक्ष व्यक्तिगत वार्तालाप के द्वारा भी किया जा सकता है और अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत वार्तालाप के भी द्वारा हो सकता है। अगला प्रश्न है कि मौखिक संचार की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो इस प्रकार से होगा कि मौखिक संचार की निम्न विशेषताएं होती हैं। पहली यह है कि इस प्रक्रिया में संदेश देने वाला तथा संदेश प्राप्त करने वाला दोनों आमने सामने होते हैं, अर्थात इसमें विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप से किया जा सकता है। तो इसका जो पहली विशेषता क्या है कि इस प्रक्रिया में संदेश देने वाला तथा संदेश प्राप्त करने वाला दोनों आमने सामने होते हैं, अर्थात इसमें विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप से किया जा सकता है। अगली विशेषता यह है कि यह एक द्विमार्गी संचार व्यवस्था होती है, क्योंकि संदेश देने वाला तुरंत यह जान सकता है कि संदेश प्राप्तक को संदेश समझ में आया है अथवा नहीं आया है। अगली विशेषता इस प्रकार से है कि इसमें गोपनीयता भंग होने का भय नहीं रहता है। सीमित होने पर या लाल फिताशाही को भी प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है तथा इसके संशोधन में भी सुविधा रहती है। अगली विशेषता इस प्रकार से है कि मौखिक संचार में एक दूसरे के साथ वार्तालाप होता है तथा इससे आपसी संबंधों को अधिक बढ़ावा मिलता है। पांचवी विशेषता इस प्रकार से है कि मौखिक संचार 2 प्रकार का हो सकता है, पहला प्रत्यक्ष वार्तालाप और दूसरा अप्रत्यक्ष वार्तालाप। अगला प्रश्न है, यह भी दोस्तों प्रश्न आपकी एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि श्रुतवाचक यंत्र किसे कहते हैं। श्रुतवाचक यंत्र किसे कहते हैं? तो आपको बता दें कि श्रुतवाचक यंत्र को अंग्रेजी में डिटेक्टिंग मशीन भी कहते हैं। मौखिक संदेश देने के लिए या भूतवाचक यंत्रों का वर्तमान में अधिक प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र का प्रयोग उस समय और लाभकारी होता है जब संदेश देने वाला व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हो और उस समय संदेश पाने वाला व्यक्ति कार्यालय में नहीं हो। संदेश देने वाला अधिकारी अपनी सुविधा अनुसार इस यंत्र में संदेश बोल देता है और संदेश पाने वाला कर्मचारी अपनी सुविधा अनुसार इस यंत्र पर रिकॉर्डर चलाकर अपने संदेश को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों इस प्रकार का जो प्रश्न है ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि श्रुतवाचक यंत्र या डिकोडिंग मशीन किसे कहते हैं, तो आप उसका उत्तर बड़ी आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि संचार कौशल में सुधार किस प्रकार से संभव है। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संचार कौशल में सुधार किस प्रकार से संभव है। तो संचार कौशल में सुधार करने के लिए कुछ बातें निम्नलिखित हैं। जो पहली बात यह है कि बोलने से पहले सोचें, आप जो कहना चाहते हैं उसके बारे में अपने दिमाग में स्पष्ट रहें। अगली है कि अपने शब्दों को ध्यान से
चुने, हमेशा सर्वोत्तम शब्द ही चुने। तीसरा है कि लोगों से हमेशा सरल और संक्षिप्त भाषा में ही बात करें। चेहरे पर अभिव्यक्तियों से अवगत रहें। हम अपने चेहरे की अभिव्यक्तियों के माध्यम से भी संवाद कर सकते हैं। पांचवा है कि इशारे का प्रयोग करें। इशारे हमें अपनी बात को बताने में मदद करते हैं। छठवां है कि आँखों से संपर्क करें। किसी से बात करते समय अपनी आँखें को न चुराएं, आँखों के संपर्क में ही बात करें। सातवां है कि ईमानदार रहें। हम केवल प्रभावी ढंग से तभी संवाद कर सकते हैं अगर हम वास्तव में अपने दिल में जो भी महसूस कर रहे हों उसे अपनी बात में डालें। अगला प्रश्न है कि वीडियो क्या है। दोस्तों, यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम सभी ने देखा होगा कि वीडियो क्या होता है, पर अगर आपसे पूछा जाए कि वीडियो क्या है तो इसका उत्तर बहुत से छात्र नहीं जानते होंगे कि वीडियो क्या है। तो इसका उत्तर हम आपको बता दें कि जिस प्रकार टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार किसी कार्यक्रम विशेष या प्रोग्राम विशेष को वीडियो के द्वारा रिकॉर्ड करके उसको टीवी पर दिखा सकते हैं। इसके माध्यम से विद्वानों के भाषण और विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों की कैसेट तैयार की जाती है। जब बालक इनको बाद में सुनते और देखते हैं तो केवल श्रवण कौशल शिक्षण की दृष्टि से ही लाभ नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी बालक बहुत कुछ सीखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्नोत्तर विधि किसे कहते हैं। यह भी दोस्तों प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि यह विधि जिससे श्रवण कौशल के विकास का परीक्षण हो जाएगा, विकास के साथ साथ बालक से प्रश्न पूछने चाहिए, या यूं ही कहिए कि पाठ का विकास प्रश्नोत्तर विधि से किया जाए। ऐसा करने से कक्षा के सभी छात्र शिक्षक को ध्यान से सुनते हैं और कक्षा में सावधान रहते हैं। अगला प्रश्न है कि लेखन कौशल किसे कहते हैं। तो जो लेखन कौशल होता है वह भाषा की कौशलों में लेखन कौशल को जटिलतम कौशल माना गया है। प्रथम 3 कौशल में पर्याप्त कुशलता अर्जित कर लेने से ही अध्येय भाषा का पूरा अधिकार नहीं माना जा सकता, लेकिन पर अधिकार कराना श्री अन्य भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण दायित्व होता है। वस्तु चारों कौशलों के प्रयोग के कुशलता प्राप्त कर लेने के पश्चात ही यह कहा जा सकता है कि अध्येय भाग का समुचित अधिकार हो गया है। अतः भाषाई कौशलों के शिक्षण के कार्यक्रम में लेखन कौशल का विकास एवं शिक्षण अनिवार्य होता जाता है। इसके बिना भाषा का औपचारिक शिक्षण अधूरा ही माना जाता है। मातृभाषा में वाचन तथा लेखन की कुशलता औपचारिक शिक्षा का अनिवार्य अंग है। अन्य भाषा में भी 3 कौशलों के विकास के साथ ही लेखन का शिक्षण, उसकी विधिवत अभ्यास करना अनिवार्य हो जाता है। अगला प्रश्न है कि श्रुत लेखन क्या है। उससे पहले प्रश्न था कि श्रुत वाचन यंत्र किसे कहते हैं। यह प्रश्न है कि श्रुत लेखन क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो यह है कि श्रुत लेखन शुद्ध लेखन के अभ्यास हेतु सशक्त और सार्थक विधि होती है। इस विधि का प्रयोग श्रवण कौशल के विकास के लिए करना भी उपयुक्त रहता है। श्रुत लेखन में विद्यार्थी को सुनकर लिखना पड़ता है, परंतु जो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेगा वही समस्त सामग्री को शुद्ध रूप से लिख सकेगा। जो विद्यार्थी ध्यान से नहीं सुनेगा वह समस्त सामग्री को लिखने में सफल नहीं हो सकेगा। ध्यान से न सुनने के कारण लिखने में कुछ न कुछ अवश्य ही छूट जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाषण से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि भाषण से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो इस प्रकार से होने वाला है कि भाषण बालकों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है। भाषण श्रवण का विकास करने के लिए भी उत्तम साधन है। बालकों को पहले ही यह बता देना चाहिए कि भाषण को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि बाद में उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे
और उन्हें इन प्रश्नों का सही सही उत्तर देना होगा। ऐसी स्थिति में प्रश्नों का उत्तर देने हेतु सभी छात्र भाषणों को ध्यान से सुनते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि सार संक्षेपण की त्याग विधि से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है कि सार संक्षेपण की त्याग विधि से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो इस प्रकार से होगा कि इसके अंतर्गत शब्दों को छोड़ना तथा अर्थात जो शब्द काम के नहीं हों उन्हें हटा देने पर ही अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसे त्याग विधि कहते हैं। तो त्याग विधि किसे कहते हैं? वह शब्द जो किसी काम के ना हो और जिनके हटा देने पर अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं आता हो, उसे त्याग विधि कहते हैं। इसमें लेखक का परिचय, पता आदि नहीं लिखा जाता है। किसी बात को यदि उदाहरण आदि देकर समझाया गया हो तो उन्हें छोड़ दिया जाता है, केवल मूल संदेश ही लिया जाता है। लोकोक्ति, अलंकार आदि का प्रयोग भी त्याग दिया जाता है। वाक्यों को संकुचित करके लिखा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से काम चलाया जाता है। भाषा में चुस्ती और कसाव अपेक्षित है, जिसके संक्षेपण सरल, स्वाभाविक, सुंदर और प्रभावी लगे। इन बातों का कार्यालय में पत्रों, टिप्पणियों, रिपोर्टों आदि को संक्षेप में लिखते समय भी ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आशा करते हैं कि आज की जो क्लासें आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।